अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। नीले झिलमिलाते पर्दों से सूरज की किरणें कमरे में फैलने को बेताब थीं। शहद रंग बालों को खोले बाहों में खूबसूरत नर्म मुलायम टेडी बियर को भींचे वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मगन थी। धूप की मीठी मीठी किरणों पर खमदार मुड़ी पलकों की चादर में हलचल हुई। किंजा ने एक चोर नज़र से उसके गैर मामूली हुस्न को देखा। भला इतना मुकम्मल हुस्न किसी के पास कैसे हो सकता है। खुदा भी जब किसी को नवाजता है तो हर चीज़ ही उसे ही दे देता है। किंजा ने अफसोस से सर झटका। वो थोड़ा सा कसमसाई, शायद वो इस वक्त कच्ची नींद में थी। यार माही, उठ भी जाओ, क्या गधे घोड़े बेचकर सोई हो। वो झंझला उठी। एक हाथ से कान के पीछे बाल उड़स कर सीने से टेडी बियर लगाए वो बंद आंखों से उठकर बैठी। मुंह पर हाथ रख कर उबासी ली। दोनों हाथ हवा में बुलंद करके अंगड़ाई ली। सुबह बखैर। पंखड़ियों जैसे लबों में जंबिश हुई। सुबह बखैर नहीं, अब तुम मुझे अलविदा बोलो। बेड पर धप से बैठकर उसने मुंह बसोरा, जबकि कुछ याद आने पर माही ने पट से आंखें खोली। सॉरी किंजा, आप आज जा रही हैं और हमें याद भी नहीं रहा। सोते रहे बेफिक्र होकर। आप बस 5 मिनट वेट करें, हम अभी तैयार होकर आते हैं। वो सच में शर्मिंदा थी, तभी तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी। किंजा उसकी तेज़ी पर मुस्कुराई। उसे बेवकूफ़ बनाना इतना ही आसान था। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। वो बस दिल में सोच कर रह गई। अभी सुबह के 7 बजे थे, जबकि ट्रेन के आने का वक्त 11 बजे का था। चलो किंजा, आपको देर हो जाएगी। आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे आपका। टॉवल से मुंह साफ करते ही उसने चादर को अपने इर्द गिर्द लपेटा। हाथों में अपना क्लच उठाकर वो इसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसका घबराया अंदाज किंजा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मैं नहीं जाऊंगी अभी, वो इठला आई। क्यों, आप क्यों नहीं जा रही। किंजा, हमें बताएं, हमसे क्या गलती हो गई। माही की रोनी सूरत उसे कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। अब हंस क्यों रही हैं। भोलपन की इंतहा थी। किंजा को इस पर टूटकर प्यार आया। भले ही वो दोनों दोस्तें थीं, मगर उनमें प्यार बहनों जैसा था। उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब कुछ लड़कियां उस पर हंस रही थीं, उसका मजाक उड़ा रही थी। इस वक्त किंजा ने माही की मदद इंसानियत के नाते की थी, मगर जैसे जैसे वो इस मासूम सी लड़की को जानती गई, किंजा को वो बहुत अच्छी लगी। तभी किंजा ने खुद से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ज़माने की चालाकियों से दूर वो किसी और ही जहाँ की वासी थी शायद। और सबसे बढ़कर जो बात थी, वो अकेली थी। इसका कोई नहीं था। 13 साल की उम्र से ही वो हॉस्टल में रहती थी। उसकी हर ईद, हर त्यौहार इसी हॉस्टल में होता था। बस कोई था जो इसकी ज़रूरत की हर चीज़ उस तक पहुंचा जाता था। और वो कौन था, इस बात से माही खुद अनजान थी। तभी जब किंजा अपने घर जाती, वो एक एक चीज़, एक एक बात के बारे में कुरेद कर पूछती। और कभी कभी तो किंजा को ऐसा लगता उसके घर जाने की ज़्यादा खुशी माही को होती है, मगर वो इसकी आंखों में हसरत बखूबी देख सकती थी। इससे सारी बातें पूछने का भी यही मकसद था। वो बातों से ही फैमिली का एहसास महसूस करना चाहती थी। मगर वो सब सुनकर इसे बेशक खुशी होती, मगर दिल में मौजूद हसरतें दोबारा सर उठा लेती। इसे शिद्दत से एहसास महरूमी आन घेरता। कई बार इसने माही को छुप छुप कर रोते देखा। आज भी वो घर जा रही थी तो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट माही को हो रही थी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई मेरी भोली मलका। अभी 7 बजे हैं, इतनी जल्दी स्टेशन जाकर हमने कोई मक्खियाँ नहीं मारनी। इसे और तंग करने का इरादा तार करके किंजा ने उसकी तवज्जो खड़े की तरफ दिलवाई। वक्त देखकर उसकी आंखों में हैरत जागी, मगर दूसरे ही पल पर हमेशा वाली मुस्कुराहट ने दोबारा उसके हसीन चेहरे का अहाता कर लिया, जो उसकी शख्सियत का खासा भी था। आप ही ना किंजा, हमें डरा दिया। हमें लगा पता नहीं हम कितना लेट हो गए। टॉवल को सलीके से एक तरफ रख कर वो खुद पर ही थोड़ा सा हंसी। वो जिसके बोलने से भी डिम्पल जाहिर होते थे, मुस्कुराने पर इसका चेहरा जो तासर देता था, किसी का भी ईमान डोलने में एक पल से भी कम का वक्त लगता था। लड़कियां भी इसकी खूबसूरती की कायल थीं, सबसे ज़्यादा किंजा, जिसने उसका हर रूप देखा था। उसे मुस्कुराते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, उसका हर रूप कमाल था। सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत कमाल थी। कभी कभी किंजा को वो कोई शहजादी लगती जो अपनी सल्तनत छोड़कर यहाँ आ गई हो। इसके बोलने का अंदाज भी शाहाना था। नफासत पसंद तबीयत, सबसे बढ़कर भोलपन जो इसके गैर मामूली हुस्न में 4 चांद लगाता था। 1 मिनट किंजा, आप हमेशा के लिए जा रही हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। आपने तो बोला था आप 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगी। फिर ये 2 बैग क्यों। सामान पर नज़र पड़ते ही उसके दिल में हज़ारों वसवसों ने जगह बना ली।
ज़िंदगी में एक ही दोस्त बनाई, वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो उसे छोड़कर जा रही है, ये सोच आते ही उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। कांच से गहरी काली आंखें एकदम भर आईं, जबकि उसकी ये नाजुक हालत देखकर किंजा के हाथ पांव भूल गए। अरे नहीं बेवकूफ़ लड़की, मैं यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रही। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी, कांधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ये 2 बैग सिर्फ मेरे नहीं हैं, बल्कि ये दोनों बैग हमारे हैं। किंजा ने गोया उसके सर पर धमाका किया हो। हमारे? गुलाबी लबों में हौले से जंबिश हुई। हाँ तुम्हारे, इस बार सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी मेरे साथ जा रही हो। हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? आप जानती हैं हम कहीं नहीं जा सकते। उसका लहजा पल में गुलूगेज हो गया। अरे माही, इतना उदास नहीं होते। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। कब तक ऐसे ही एक कमरे में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगी? कौशली से एक तरफ रख कर वो खुद पर ही थोड़ा सा हंसी। वो जिसके बोलने से भी डिम्पल जाहिर होते थे, मुस्कुराने पर इसका चेहरा जो तासर देता था, किसी का भी ईमान डोलने में एक पल से भी कम का वक्त लगता था। लड़कियां भी इसकी खूबसूरती की कायल थीं, सबसे ज़्यादा किंजा, जिसने उसका हर रूप देखा था। उसे मुस्कुराते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, उसका हर रूप कमाल था। सबसे बढ़कर उसकी शख्सियत कमाल थी। कभी कभी किंजा को वो कोई शहजादी लगती जो अपनी सल्तनत छोड़कर यहाँ आ गई हो। इसके बोलने का अंदाज भी शहाना था, नफासत पसंद तबीयत। सबसे बढ़कर भोलपन जो इसके गैर मामूली हुस्न में 4 चांद लगाता था। 1 मिनट किंजा, आप हमेशा के लिए जा रही हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। आपने तो बोला था आप 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगी। फिर ये 2 बैग क्यों? सामान पर नज़र पड़ते ही उसके दिल में हज़ारों वसवसों ने जगह बना ली। ज़िंदगी में एक ही दोस्त बनाई, वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वो उसे छोड़कर जा रही है, ये सोच आते ही उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। कांच से गहरी काली आंखें एकदम भर आईं, जबकि उसकी ये नाजुक हालत देखकर किंजा के हाथ पांव भूल गए। अरे नहीं बेवकूफ़ लड़की, मैं यहाँ से हमेशा के लिए नहीं जा रही। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी, कांधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ये 2 बैग सिर्फ मेरे नहीं हैं, बल्कि ये दोनों बैग हमारे हैं। किंजा ने गोया उसके सर पर धमाका किया हो। हमारे? गुलाबी लबों में हौले से जंबिश हुई। हाँ तुम्हारे, इस बार सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी मेरे साथ जा रही हो। हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? आप जानती हैं हम कहीं नहीं जा सकते। उसका लहजा पल में गुलूगेज हो गया। अरे माही, इतना उदास नहीं होते। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। कब तक ऐसे ही एक कमरे में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगी? किंजा ने अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश की, मगर किंजा अगर वो नाराज़ हो गए तो? अरे यार माही, तुम भी कमाल हो। जिस इंसान को कभी देखा नहीं, बस खतूत से वो तुम्हें हुक्म देता है, ये करो, ये नहीं करो, वो करना है, वो नहीं करना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है, किसी को दोस्त बनाना है, किससे बात करनी है, कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है और तुम हो रही हो। वो गुस्से से झंझला उठी। ये सबसे अच्छा तरीका है उस इंसान तक पहुँचने का। किंजा ने अपनी तरफ से उसे सुझाव दिया। नहीं किंजा, वो गड़बड़ा उठी। अब वो उसे क्या बताती? वो उस इंसान से मिल चुकी है और उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ करना नहीं चाहती, वरना कर सकती है। यहाँ तक कि किंजा से उसकी दोस्ती का हुक्म भी उन्होंने ही दिया था। तभी आज सिर्फ किंजा उसकी दोस्त थी। मगर ये भी सच था, अगर आज वो किंजा के साथ चली जाती है तो वो इंसान माही को कुछ नहीं बोलेगा। यही बात माही की समझ से बाहर थी। जिस इंसान ने इसे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं दी थी, वो इंसान किंजा के साथ उसकी दोस्ती को कैसे कबूल कर सकता है? दिमाग में सोचों के फैलते जाल पर उसने बेबसी से लब भींचे। और वैसे भी माही, मेरी मंगनी हो रही है और मेरी मंगनी में तुम नहीं होगी तो क्या फ़ायदा? मेरी एक ही तो अच्छी दोस्त है। उसने मुँह बसोरा। हाँ किंजा, हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ, आपकी खुशियों में शरीक होना चाहते हैं, मगर हमेशा की तरह उसने फिर से अपनी ख्वाहिशों पर बंद बांधने की कोशिश की। अरे माही, अगर मगर कुछ नहीं, अभी तुम इतना सोचो। तुम हमारे साथ जा रही हो, ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है। अगर तुम्हें ये फ़ैसला नामंजूर है तो मुझे अभी बता दो, मैं कोई और दोस्त तलाश कर लेती हूँ। इसने सबसे ख़तरनाक और कारामद धमकी दी। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं किंजा? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पल में आंखें छलकने को बेताब हो गईं। तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? अब की बार उसने सख्त अंदाज अपनाया। हाँ, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। बिना सोचे समझे उसने इस सफ़र के लिए हामी भर दी, ये जाने बगैर कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, या फिर शायद ये उसकी ज़िंदगी का ऐसा आखिरी सफ़र है जहाँ से वापसी नामुमकिन थी।
वाओ, ये हुई ना बात। वो चहक उठी। आओ हम कुछ लाइट सा नाश्ता करके आते हैं, फिर हमें लंबे सफ़र पर जाना है। और वैसे भी अब इतने सालों का इंतज़ार रंग लाएगा। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर कितने ही रंग बिखर गए। चलो हम पहले नीचे चलते हैं। अपने तासुरात छुपाकर वो माही का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करके वो दोनों ही पार्क में आकर घास पर आलती पालती मार के बैठ गई, जबकि किंजा के चेहरे पर अभी भी सुर्खियां घुली थीं। इसे इतना खुश देखकर माही ने उसके लिए अपनी खुशियों की दुआ की। अच्छा किंजा, आप हमें बताएं ना अपने उनके बारे में, जिसकी सोच आते ही आप इस कदर ब्लश कर रही हैं। जब रहा ना गया तो माही ने आखिरकार सवाल कर ही डाला। वो एक बार फिर शर्माकर इसने दोनों हाथ गोद में धरे, नजरें आसमान पर टिकाईं, जैसे आसमान में उसका अक्स नज़र आ रहा हो। वो कैसा है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। वो है ही इस कदर पुरस्कार। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ इख्तिताम, मगर मुख्तसर सा तारुफ ये है कि जब देखता है तो लगता है दिल धड़कना भूल जाता है। जब बोलता है तो इंसान सांस रोक कर उसे ही सुनता है। जब गुस्सा होता है तो दुश्मन अपने घर में बैठकर कांप जाता है। जब वो चलता है तो किसी रियासत का शहज़ादा मालूम होता है। वैसे वो शहज़ादा ही तो है सबके दिलों का। कोई जादू है उसकी शख्सियत में, जो भी देखता है बस खो जाता है। मैंने आज तक मर्दों में उस जैसा इंसान नहीं देखा। वो कोई साहिर मालूम होता है। वो खोए खोए अंदाज में इस इंसान का तारुफ करवा रही थी, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मंगनी थी। मगर जैसे जैसे माही सुन रही थी, इसका खून खुश्क होता जा रहा था। किंजा, आप होश में तो हैं? आप क्या बोल रही हैं? घबराकर उसने किंजा का बाजू पकड़कर हिलाया। एकदम वो अपने ख्यालों से चौंकी। किंजा, आप ठीक तो हैं? आप खुद बता रही हैं वो इस इंसान किस कदर ख़तरनाक है। फिर आप कैसे उससे शादी कर सकती हैं? आपको अभी और इसी वक्त इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए। माही को उसकी फ़िक्र लाहक हो गई, जबकि इसकी फ़िक्रमंदी पर किंजा को हैरत हुई। माही माही माही, तुम बहुत मासूम हो यार। हाँ, वो गुस्से का तेज़ है, अकड़ू है। एक तरह से वो किसी से बात भी कम करता है, बस अपने काम में मगन रहता है। मगर मुझे वो फिर भी पसंद है, और मेरी पसंद को ही मद्देनज़र रखते हुए मेरी मम्मा ने इस रिश्ते के लिए हामी भरवाई है। वरना बड़े मामा साईं और मामी तो इनके लिए कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। वैसे ये एक तरह से ठीक भी है। उनकी पसंद के मुताबिक शायद ही कोई लड़की हो। मगर मैं क्या करूं, जो दिल हर वक्त इन्हीं की माला जपता रहता है। कंधे उचका कर उसने अपनी रिश्ते की सच्चाई बताई। मगर माही को ये सब सुनकर अजीब लगा। ये कैसा रिश्ता हुआ किंजा? जैसा कि आपने बताया आपकी मम्मा ने ये रिश्ता करवाया है, तो इसका मतलब तो यही निकलता है जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपको पसंद नहीं करता। और जब वो आपको पसंद नहीं करता तो आपको नहीं लगता ये रिश्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है? अपने मन में मचलते सवाल को उसने लफ्ज़ों का जामा पहनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं माही। जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया वो सब कुछ हो सकता है, मगर वो वादों का पक्का और इरादों का पुख्ता है। अपनों के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार। एक बार मेरा उनसे रिश्ता हो गया, फिर कुछ भी हो जाए वो इस रिश्ते को दिलो जान से निभाएगा। ये बात सुनकर माही के दिल को कुछ सुकून हुआ। अगर ऐसी बात है फिर तो बहुत अच्छा है। वो खुश हुई। अच्छा किंजा, चलो अब हम चलते हैं। 10 बज गए हैं, अब हमें भी निकलना होगा। हमेशा की तरह एक एक मिनट की खबर माही को थी। हाँ चलो चलते हैं। वैसे ये एक तरह से सबके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। सब शॉक्ड हो जाएंगे तुम्हें देखकर। वो एक्साइटेड थी। अच्छा, तुम्हें बाकी सब गाँव वाली सहेलियों से भी मिलवाऊंगी, इन्हें भी तो पता चले मेरी कितनी खूबसूरत दोस्त है। इसने फ़ख्र से कंधे उचकाए। माही बस सर झुकाकर मुस्कुरा सकी। ठा की आवाज़ फिजा में बुलंद हुई। कुछ ही पल में झाड़ियों में भागता हिरन तड़प कर गिरते ही आखिरी सांसें गिनने लगा। अरहम जाओ और नजीब बाबा के साथ जाकर इसे ज़िबा करो। आज शाम डेरे पर इसी की दावत होगी। लहजा सर्द और धीमा मगर तपिश से पूर्ण था। अरहम ने फ़ौरन इस बात में सिर हिलाया। बंदूक का दस्ता ज़मीन पर टिका कर अपनी हथेली को बंदूक की नाल के सिरे पर जमाया, जहाँ से अभी अभी गोली निकलकर हिरन की ज़िंदगी को उसकी मौत के करीब कर रही थी। गहरी काली आंखें मुसलसल तड़पते हिरन के वजूद का तवाफ़ कर रही थी, जैसे वो हिरन की उस तड़प का मज़ा ले रहा हो। सख्ती से तनी नकुश और बेतासुर आंखें, नज़र भर के इन आंखों में देखने में कि किसी में हिम्मत नहीं थी। ये भाई बिना हर हफ्ते किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेते हैं। अरहम ने मुँह बनाया। छोटे साईं चुप हो जाए। अगर बड़े साईं ने सुन लिया तो खामखा शामत आ जाएगी। तेज़ी से बूता चलाते हुए उसने सरकोशी की। अरे रहने दे बाबा, आप अपने बड़े साई के गुस्से से किसी और को डराना, मैं उनसे नहीं डरता। और हमने फर्ज कॉलर छाड़े। नजीब बाबा की तभी हंसी गूंजी।
रहने दे छोटे साईं, आप ये बहादुरी दिखाते अच्छे नहीं लगते। अगर हम आपको ना जानते होते। उन्होंने एक बार फिर सरगोशी की। बाबा, आप बहुत गुस्ताख होते जा रहे हैं। अपनी इतनी इज्जत अफजाई उसे बर्दाश्त न हुई, तभी खुफकी से इजहार भी कर डाला। अरे सॉरी सॉरी छोटे साईं, माफ़ी। वो एक बार फिर मुस्कराए। हम बहुत रहम दिल हैं, तभी आपकी इस गलती को माफ़ करते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्ट से अनदेखी मट्टी झाड़कर गर्दन अकड़ाई। जल्दी हाथ चलाओ। फरगाम शाह की रोबदार आवाज़ पर वो दोनों ही बुरी तरह चौंके। जहाँ नजीब बाबा के माथे पर पसीने की चंद बूंदें चमकने लगी, वहीं अरहाम ने भी बुरा सा मुँह बनाया। हर वक्त कड़वे बादाम चबाते रहते हैं। मजाल है जो कभी मुझ जैसे मासूम बच्चे से थोड़ा सा भी प्यार जताया हो। मुँह बसोर कर उसने गायबाना आंसू साफ किए और एक बार फिर दिल जमी से बेजान पड़े हिरन की तरफ मतवज्जा हुआ। हिरन ज़िबा करके अब कोयलों की तपश पर भुन रही थी, जिसकी मशहूर किन खुशबू डेरे के अहाते से बाहर के हदूद को पार कर आसपास से गुजरने वालों की भूख को चमका रही थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। लान के बीचों बीच चेयर लगाकर उसकी नज़रें मुसलसल एक ही मंजर को फोकस कर रही थी। एक जगह ठहरी स्याह काली आंखें किसी गहरी सोच का पता दे रही थी। अरहाम ने एक नज़र अपने भाई की तरफ देखा। दूसरे ही पल हमेशा की तरह उसकी आंखों में उनके लिए एहतराम उतर आया। सफ़ेद कलफ लगे शलवार कमीज में उनका दराज कद और भी नुमाया हो रहा था। कफ़ों को कोहनियों तक मोड़ा गया था, जिसमें काले बालों से सजी मजबूत किलाइयाँ झलक रही थीं। चौड़ी पेशानी पर बिखरे स्याह चमकदार बाल, सख्ती से भींचे जबड़े, चौड़ी पुश्त और शानों के गिर्द लिपटी स्किन कलर की चादर। बेशक वो एक भरपूर पुरकशिश मर्द था, जो किसी भी लड़की का दिल सेकंडों में धड़का सकता था। 2 उंगलियों के दरमियान सुलगती कीमती सिगार अब ख़त्म होने वाली थी, मगर फरगाम शाह की सोचों का तसलसल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों नाचार अरहाम को उसकी ख्यालात में खलल डालने की गुस्ताखी करनी ही पड़ी। भाई! अरहाम की पुकार पर सच में उनकी सोचों का तसलसल टूटा। कीमती सिगार उंगलियों की गिरफ्त से छूटकर ज़मीन बोस हो गया। वो बस इतना ही बोल पाए, भाई आज किंजा। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब फरगाम शाह ने कहर बरसाती नज़रों से उसे घूरा। एक ही पल में अरहाम शाह की सिटी पिटी गुल हो गई। मेरा मतलब था भाई, आज हमारी खालाजाद बहन वापस आ रही हैं। चौंका। कुछ दिनों में आप दोनों की बात पक्की हो जाएगी। तभी बाबा साईं का हुक्म था कि मैं आपसे बोल दूं, आप खुद जाकर स्टेशन से किंजा को ले आएं। उसने फट से अपनी सफाई दी। हम नहीं जाएंगे। अगर आपको उन्हें लाने का इतना शौक चढ़ा है तो जाएं और जाकर खुद पिकअप कर लाएं इन्हें। लहजा अटल था तो बहस कर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश अपना फ़र्ज समझा। मगर भाई, ये बाबा साईं का हुक्म है। अपनी तरफ से उसने हुक्म का एक का फेंका, मगर फरगाम शाह ने एक पल में इसे नकारा पता जाहिर कर दिया। हम बाबा साईं से खुद बात कर लेंगे, मगर इन फजूल कामों के लिए हमारे पास फजूल वक्त नहीं। और अब जाएं, हमें कुछ देर अकेला रहने दें। हमेशा की तरह सख्त और हुक्मिया लहजा। अरहाम बस मुँह बनाकर ही रह गया। स्टेशन से उतरकर इसने चारों तरफ में नजरें दौड़ाईं। कोई भूली बिसरी याद आंखों के पर्दों के पीछे यकदम लहराई। माहो मेरा बच्चा, रुक जाओ, यहाँ बहुत रश है, गिर जाओगी। एक 7-8 साला लड़की छोटे छोटे बूट पहने, बालों को पोनी टेल में बांधे खिलखिला कर इधर उधर भाग रही थी, जबकि एक औरत मुस्कुराकर उसे पकड़ने की कोशिशों में लगी थी। न जाने क्यों इस औरत में उसे अपना ही अक्स नजर आया। माँ! गुलाबी लब होले से हिले, आंखों से कोई अनचाहा आंसू निकलकर गालों पर फिसल गया। क्या हुआ माही? किंजा के हिलाने पर वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। उसने चौंक कर आसपास के मनाजिर को देखा तो सारे मंजर पूरी तरह तब्दील हो चुके थे, मगर स्टेशन का मंजर वही था। वही भीड़ थी, वही सामान लेकर इधर से उधर भागते लोग। कुछ बेंचों पर बैठकर ट्रेन के इंतज़ार में थे, तो किसी को वो बेंच भी नसीब नहीं था। कोई अपने सामान के करीब खड़ा था तो कोई अपनी बीवी बच्चों समेत नीचे बैठे थे। स्टेशन का नज़ारा आज भी वैसा ही था जैसा आज से कई साल पहले था, मगर बस इन सब के दरमियान वो एक मंजर खो गया था जिसने कुछ लम्हे कबल माही को अपने हिसार में लिया था। क्या देख रही हो? पहले कभी आई हो क्या यहाँ? किंजा ने उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर सवाल किया। नहीं, हम कभी यहाँ नहीं आए। आसपास के माहौल को देखकर वो मुस्कुराई। उसे ये जगह जानी पहचानी तो लगी थी, मगर वो यहाँ सच में आई थी, ये बात उसे कन्फर्म नहीं थी। तभी जो समझ आया जवाब दे दिया। हम देख रहे थे, आपको लेने कोई नहीं आया अभी तक, जबकि आप बोल रही थी आज आपको लेने आपके मंगेतर आने वाले हैं। तमाम सोचों को झटक कर उसने पूरी तवज्जो किंजा की तरफ मबजूल की। हम बोलते रही थी कुछ, क्योंकि माँ ने मुझे ऐसा बोला था, मगर जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो कभी भी मुझे लेने नहीं आएंगे। एक पल के लिए उसके लहजे में उदासी दर आई। क्यों नहीं आएंगे आपको लेने, जबकि अभी तो आप बोल रही थी वो आपके होने वाले शौहर हैं।
इस हिसाब से तो उन्हें ही अभी से आपका पक्का ख्याल रखना चाहिए। वो फिर परेशान हुई। मेरा मतलब था वो इसीलिए मुझे लेने नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, पूरे गांव की जिम्मेदारी उन पर है, इसी वजह से वो बमुश्किल मुस्कुरा पाई। माही ने भी इस बात में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों को स्टेशन पर खड़े बमुश्किल 5 मिनट हुए थे जब उनके करीब से एक शौक आवाज़ उभरी। माही ने गर्दन घुमाकर उभरने वाली आवाज़ की सिमत देखा। बेहतरीन कदोकामत, सुर्ख सफ़ेद रंगत बालों को जेल से सेट किए, चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए वो 23-24 साल इंसान नौजवान इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। एक बार फिर इसने दोनों को हैरान देखकर सलाम झाड़ा, जिसका जवाब माही ने सर को चंबिश देकर दिया। किंजा के साथ इतनी मासूम प्यारी सी लड़की को देखकर उसे भी हैरत हुई। वो अपने साथ किसी और को भी ला रही थी। इस बारे में तो किंजा ने शायद अपनी माँ से भी जिक्र ना किया था। ओ अरहाम, शुक्र है तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा आज की रात मुझे और मेरी दोस्त को इस स्टेशन पर ही गुजारनी होगी। वो बज़ाहिर मुस्कुराकर मीठे लहजे में गोया थी, मगर ये लहजा और बातें माही को अजीब लगी। ये किस तर्ज में बात कर रही थी वो? जितना वो अब तक के अरसे में किंजा को जान पाई थी, ऐसे तो वो कभी बात नहीं करती थी। बिल्कुल नहीं। भला बाबा साईं कभी ऐसा होने दे सकते हैं? वैसे भी खाला जी ने सुबह से आपके आने की खुशी में पूरी हवेली को सर पर उठा रखा है। बिना बुरा माने वो खुश खिलाकी से गोया हुआ। किंजा के मखमल में लिपटे तंज को इसने सिरे से ही नज़रअंदाज कर डाला और यही बात माही को अच्छी लगी। तभी वो खुद भी मुस्कुरा उठी। अरहाम ने खुद ही इन दोनों के सामान को उठाकर गाड़ी में रखा। किंजा भी माही को साथ लिए बैक सीट पर बैठ गई। अरहाम ने भी ड्राइविंग सीट को संभाला। वैसे तो हवेली में नौकरों चाकरों की कमी ना थी, मगर चौंका किंजा बाबा साईं की भांजी थी और इन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसी वजह से वो इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और वैसे भी किंजा को कोई नौकर रिसीव करने जाए, ये बात खाला जी को अपनी तौहीन महसूस होती थी। यही वजह थी जब भी वो घर आती थी किसी फैमिली मेम्बर को ही इसे रिसीव करने जाना पड़ता था। अरे मनहूस मारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बासी तबासी गुलाबों को लाने की? क्या नहीं आई हो इस घर में जो ये भी भूल गई हो? मेरी रानी बेटी को क्या पसंद है मैं बोल रही हूँ। अगर एक भी शय में गड़बड़ हुई तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। खुर्शीदा बेगम के हाथों नौकरानी की शामत आई। चौंका गलती भले छोटी सी थी, मगर वो किंजा को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। और होती भी क्यों ना, आखिरकार उनके शौहर की आखिरी निशानी और इनकी इकलौती बेटी आ रही थी। जब भी ये दिन आता था वो यूं ही सारे घर को आसमान पर उठा लेती थी। आपा आपा आपा, ज़्यादा टेंशन ना ले, आप आराम से बैठे, मैं इन बासी फूलों की जगह ताज़ा फूल मंगवाती हूँ। नगीन कब से नौकरों की आज शामत देख रही थी। पहले तो वो खामोश रही, लेकिन जब एक के बाद एक नौकर के काम में इनको 100 कीड़े नज़र आने लगे तो इनको मैदान में कूदना ही पड़ा। नगीन, तुम देख रही हो ना, ये सारे नौकरों को हम सब ने सर पर चढ़ा लिया है, तभी इनसे अब कोई भी काम ठीक से नहीं होता। वो नहुसा से गोया होंगी, जबकि गुसीली नज़रें अभी भी नौकरों को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार थीं। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन सबको काम करना शायद भूल गया है। आप बस यहीं आराम से बैठे, मैं देखती हूँ इन सबको और अच्छे से एक एक की खबर लेती हूँ। इन्होंने चेहरे पर ख़तरनाक हद तक सख्त तासुरात लाकर खुर्शीदा को परसुकून करने की कोशिश की, जबकि नगीन के इस अंदाज को खुर्शीदा ने मशकूक नज़रों से देखा। वो भला कब किसी पर गुस्सा करती थी, फिर आज के इस तरह के तेवर सजा लिए। तुम सब ज़रा बाहर चलो, मैं अभी आती हूँ। वही सख्त लबो लहजा खुर्शीदा का हैरान होना बजानिब था। कोई और वक्त होता तो शायद इस बात पर बाकायदा बैठक लगती, मगर इस वक्त इन्हें अपनी बेटी के आने की तैयारियां मुकम्मल करवानी थी, तभी कुछ बचत हो गई। कुछ ही देर खुर्शीदा भी जल कर दोबारा से उठ खड़ी हुई, मगर उनकी बड़बड़ाहट, अज़ली आदत अभी भी सबके कानों से टकरा रही थी। जैसे ही वो इन सब से कुछ दूर गई, नगीन ने एक मलामत करती नज़र सर झुकाए तमाम मुलाजमीन की तरफ डाली। क्यों तुम लोग आपो को गुस्सा दिलाते हो? जानते हो ना, अगर इनको ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम सब लोग एक एक करके इस जॉब से बर्खास्त कर दिए जाओगे। वो हमेशा की तरह धीमे लहजे में गोया हुई तो यकदम सब मुलाजमीन की सांस में सांस आया। नहीं मालकिन, हमारी कोई गलती नहीं है। आपा ने ही बोला था कि तमाम फूल सुबह 7 बजे तक हवेली में पहुंच जाने चाहिए। इनके हुक्म के मुताबिक फूल सुबह आ गए थे और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। अब सुबह के लाए फूल इस वक्त तक मुरझाएंगे नहीं तो इसमें भला हमारी गलती कहाँ है? शबो भी मुँह बसोर कर गोया हुई। ठीक है, तुम सब जाओ और ताज़ा फूल मंगवाओ। सारा मामला सुनने के बाद इनकी समझ में नहीं आया किसको गलत ठहराए, इसीलिए हमेशा की तरह मसलहत से काम लेना ही ठीक समझा। जब हमने अरहाम को साफ साफ लफ्ज़ों में समझा दिया था किंजा को लेने फरगाम जाएगा, फिर क्या सोचकर उसके बजाय अरहाम को भेज दिया गया। वो एक एक लफ्ज़ को चबा कर बोले। माथे की तेवरियाँ शदीद गुस्से का पता दे रही थी। साईं, वो अरहाम बाबा फरगाम साईं को ये बात बोलने गए थे, मगर फरगाम साईं ने जाने से मना कर दिया तो वो खुद चले गए।
उसने सर झुकाकर मुअद्दब अंदाज में कुछ देर पहले रोनमा होने वाले वाक़ये में ईशा के गोशगुजार कर दिया। एक पल के लिए वो भी पेचो-ताप खाकर रह गए। जाओ और जाकर फरगाम को बुला। उनकी बात दरमियान में ही अधूरी रह गई जब फरगाम शाह दराज कद और पूरी वजाहत समेटे उनके दरवाजे की दहलीज पर आन खड़े हुए। आंखों के इशारे से नजीब बाबा को वहां से जाने का हुक्म दिया और खुद मजबूत कदम उठाता मीशा की तरफ बढ़ा। आपकी भांजी को लेने के लिए अरहम खुद गए थे बाबा साईं। हमेशा की तरह रौबदार और मजबूत लहजा जो हर किसी को गड़बड़ाने पर मजबूर कर दे। मगर हम चाहते थे उसे लेने आप खुद जाएं। अब वो सिर्फ हमारी भांजी नहीं है, आपकी होने वाली शरीक हयात भी हैं। जिस दिन वो हमारे निकाह में आएगी उस दिन वो हमारी शरीक हयात होगी। इससे पहले वो हमारी कुछ नहीं। दूबदू जवाब आया जो मीशा के तन बदन में आग लगा गया। माना कि वे आप ये शादी हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप किंजा के साथ गैरों जैसा सलूक करें। भूले मत, हमने आपसे आपकी पसंद भी पूछी थी। आपकी तरफ से कोई खातर ख्वाह जवाब ना पाकर हमने आपकी शादी किंजा से करने का फैसला कर लिया। घर की बेटी है, आंखों के सामने पली बड़ी है, इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए। आपकी ये दलील हमारे मन को नहीं बदल सकती बाबा साईं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किंजा हमारे घर की बेटी है, बचपन से यहाँ पली बढ़ी है। यही बात हम भी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बचपन से हमारे साथ खेल कूद कर बड़ी हुई है। वो भले हमारी कज़न है, लेकिन हम सब उसे अपनी बहन की तरह समझते हैं। मगर आपके इस फैसले ने इस बहन भाई के रिश्ते में खटास पैदा कर दी है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आज उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ही दी। वो आपकी बहन नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि हमने किंजा की आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। लेकिन आप अगर इस नए बंधने वाले बंधन से खुश नहीं हैं तो लाएं वो लड़की जो शाह खानदान के आन बान शान पर पूरा उतरती हो। हम बिना किसी सवाल और जवाब के पूरी रजामंदी के साथ आपकी शादी उससे करवा देंगे। अगर ऐसी कोई लड़की नहीं है तो आपको बिना किसी हिलो हुज्जत किंजा से पूरी रजामंदी के साथ शादी करना पड़ेगी। मीशा भी दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाकर चले गए। अपने कमरे में आकर वो मुसलसल टहलने का मुश्किल सरंजाम दे रहा था। जब्त की शिद्दत से आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन जब गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक ज़ोरदार मुक्का अलमारी के पट पर रसीद कर दिया। कैसे बाबा साईं, कैसे आप हमारे साथ इस तरह कर सकते हैं? हमें लगा था इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई समझता है तो वो आप हैं। फिर क्यों नहीं समझ रहे? हमें किंजा से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये फैसला कोई 1-2 दिन के लिए नहीं जिसे हम सब्र का घूंट पीकर कुछ वक्त के लिए बर्दाश्त कर लें। यह हमारी पूरी ज़िंदगी का फैसला है। मजबूत हाथ की मुट्ठी बनाकर इस पर अपने होंठ टिकाए। बेचैनी से पेशानी को मसला। बाबा साईं की बातों ने इसे इज़्तिराब का शिकार कर दिया था। हाथों में सर गिराए कुछ देर सोफे पर बैठकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। चंद मिनटों में ही वो खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुका था। आहिस्तगी से उठकर वो दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसका शीशा कुर्ची होकर फर्श पर बिखर चुका था। इस शीशे की कुछ कुर्सियाँ उसके अपने हाथ में भी पेवस्त हो गई थी, लेकिन वहाँ परवाह किसे थी। छोटी मोटी तकलीफ़ों का असर अब उस पर कम ही होता था। ट्रांस की कैफियत में उठकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा। खून से लथपथ हाथ की मदद से एक पट वाह किया। सामने ही हैंगर पर लटकती रेड वॉच की किट ने हमेशा की तरह उसे अनजाने एहसास से दो चार कर दिया। कौन हो तुम? कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई? इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो फरगाम शाह की नज़रों से पोशीदा रह सके, लेकिन तुम कौन से पर्दे में छुप कर बैठी हो जो लाख कोशिशों के बावजूद हमारी आंखें तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही? अगर इसी तरह छुप जाना था तो हमारी नज़रों के सामने से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं थी। बाबा साईं बोल रहे थे, अगर हमारी नज़र में कोई लड़की है तो वो बिना किसी एतराज़ के हमारी शादी उससे करवा देंगी। और हम जब अपनी शरीकी हयात को तस्वुर करने के लिए आंखें बंद करते हैं तो आपकी भीगी पल के सामने आ जाती हैं। पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं हमें, लेकिन आपके साथ हमारा तो ज़रूर कोई पुराना ताल्लुक़ है, कोई अनजानी कशिश जो हमें आपकी तरफ खींचती है। लेकिन हम बाबा साईं को इस बारे में नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या? ना नाम मालूम, ना पता। या तो आप आसानी से हमें मिल जाएं या फिर खुद शराफत से हमारे पास आ जाएं। यही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप हमारे और किंजा के दरमियान रिश्ता जुड़ने के बाद हमारे सामने आई तो आई प्रॉमिस, फरगाम शाह से बुरा आप इस दुनिया में किसी को ना पाएंगी। आंखें ज़ोर से बंद किए वास्किट को मुट्ठियों में जकड़े हुए शिद्दत भरे अंदाज में खुद से ही हम कलाम था, जैसे वो इसकी धमकी सुनकर दौड़ी चली आएगी। सबसे पहले हमारे दिल ने हमसे बगावत की है। खुदा भी ना जाने क्यों ऐसे इंसानों से मिलवाता है जो शायद हमारी तकदीर का हिस्सा नहीं होते।
खैर, अगर वो हमारे नसीब है तो ज़रूर वो चल कर हमारे पास आएगी। इस बास्केट को दोबारा हैंग करके लटकाते ही वो कमरे से बाहर निकलने लगा, मगर इससे पहले ही कोयल की कुक ने यकदम उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाई। वही कदम वापस मोड़ते हुए वो अपने कमरे की खिड़की के करीब आया, जहाँ नीम का बरसों पुराना पेड़ आज भी हरा भरा खड़ा था, जैसे ये पेड़ उसके बचपन से यहाँ पूरी शान से खड़ा है। वैसे ही इस पेड़ पर कोयल ने भी अपना घरौंदा बरसों से संभाल कर रखा था। जैसे ही बारिश आंधी तूफान के बायस इसका घरौंदा बिखर जाता तो वो फिर से तिनका तिनका जोड़कर वापिस वैसा ही घरौंदा तैयार कर लेती। कुछ पल के लिए वो अपने बचपन के खूबसूरत पलों में खो गया, जहाँ वो और उसकी माँ की खूबसूरत यादें थी। जानते हो फरगान, अगर कभी दिल में कोई ख्वाहिश हो, कोई हसरत हो, किसी चीज़ को पाने के लिए हम दिल से दुआ करें और उसी वक्त किसी कोयल की कूक हमारे कानों को सुनाई दे, तो समझ लो हमारी वो दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। अपनी माँ की गोद में बैठा 6 साल फरगान इस अजीबोगरीब मंतक पर हैरान रह गया। सच माँ? हाँ बिल्कुल। इसकी माँ ने मोहब्बत से उसके बाल बिगाड़े। झूठ, कोई दुआ कबूल होने की सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ मन घड़त कहानियाँ हैं, अफसानवी बातें हैं। अगर ये बात सच होती तो आज तल्ख यादें एक बार फिर ताज़ा होने लगी। छोटी बीबी जी आ गईं। नजीब ने खाला जान को हाँक लगाई तो तमाम नौकरों को इधर उधर भागते देखकर वो बस गहरी सांस भर के ही रह गया। ये आसार बता रहे थे कि किंजा आ गई है। तभी खाला जानी ने एक बार फिर नौकरों की दौड़ें लगवा दी हैं। सर झटक कर वो मुड़ा, लेकिन सर झटक कर मुड़ने के इस अमल में उसकी आंखों में कोई मंजर खटका था। वो तेज़ी से दोबारा खिड़की की तरफ मुड़ा। शक यकीन में बदला। किंजा अकेली न थी, उसके साथ कोई और भी आई थी, मगर कौन? वो जो कोई भी थी, काली चादर में खुद को लपेटे सर झुका कर खड़ी थी। वैसे तो शाह हवेली में मेहमानों की आमद रिफत लगी ही रहती थी, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं थी, मगर इस लड़की में जो अजीब फरगान शाह को खटका था वो उसकी चादर थी। बिल्कुल ऐसी ही चादर उस छटांग भर की लड़की ने भी ओढ़ रखी थी, जिसने फरगान शाह के दिलो दिमाग पर कब्जा जमाकर उसका सुकून बर्बाद कर रखा था। क्या ये वही लड़की है? दिमाग ने सबसे पहले यही सवाल दोहराया। शायद हाँ या फिर ना। ये उसका वहम है या फिर कोई हसीन इत्तेफाक, ये तो हाल में जाने के बाद ही पता चलेगा। बिना किसी देरी के वो लंबे लंबे डग भरता तेज़ी से हाल की तरफ बढ़ा। रिदा के कान खड़े हो गए। अरे निकम्मो, कोई मुझे लीमू मर्ची ला कर दो, एक सदके का बकरा लेकर आओ। पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची को कितने बलाओं ने घेरा होगा। वो सभी को दोबारा सख्त सुस्त सुनाते हुए तेज़ी से बाहर आई, जहाँ किंजा चेहरे पर अलोही चमक और गहरी मुस्कुराहट लिए अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी। अरहाम और माही भी वहीं खड़े थे। हम यहाँ क्यों खड़े हैं किंजा? उसके मासूमियत भरे सवाल ने अरहाम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि अभी मेरी माँ आएगी, मेरी नज़र उतारेगी, सदके के बकरे को मेरा हाथ लगवाया जाएगा, फिर कल को खैरात होगी। फ़ख्र से गर्दन अकड़ाए वो शायद इस घर में अपनी अहमियत जताना चाहती थी। सदके का बकरा क्यों? आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इस बार के सवाल पर अरहाम का कहकहा छूटते छूटते रहा, जिसे उसने बमुश्किल ज़ब्त किया, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कुराहट को किसी तौर छुपा न सका। मगर उसकी ये मुस्कुराहट किंजा के दिल पर डीजल का काम कर गई। माही, ये मेरी माँ की मोहब्बत है। मैं जब भी घर आती हूँ वो मुझ पर से हर बार सदका देती हैं ताकि मुझसे सारी बलाएं दूर हो जाएं। चाह कर भी वो अपने लहजे की कड़वाहट को छुपा ना सकी। अरे वाह, अमेजिंग! आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। आप कितनी लकी हैं किंजा। वो साफ कोई से गोया हुई, मगर किंजा के अंदर तो फूल खिल गए। गर्दन एक बार फिर अकड़ गई। अरहाम की मुस्कुराहट ने जो इसका हल्क तक कड़वा किया था, अब माही के सताइशी जुमलों ने इस कड़वाहट को शीरने का रूप दे दिया। अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा, और जब मेरी शादी फरगान साईं से हो जाएगी तब तुम देखना, ये पूरा गांव मेरी मलकियत होगा। लोगों को लगता है राजा महाराजाओं का दौर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ रहकर तुम्हें अंदाज़ा होगा फरगान साईं से शादी करने के बाद हमारा रुतबा महारानियों से कम नहीं होगा। अरे मेरी लाडो रानी आ गई। किंजा की अपने मुँह तारीफ़ों की लिस्ट शायद काफ़ी लंबी थी, मगर खैर ऐन उसी वक्त खुर्शीदा खाला की आमद पर उसके झूठ से फराटे भरती ज़ुबान को लगाम लगी। अरहाम इस सफ़र में इतना तो जान गया था, ये लड़की बहुत भोली और साफ दिल की मालिक है, मगर ना जाने इस चुड़ैल किंजा के कैसे पल्ले पड़ गई। मेरी फूल सी बच्ची इतने लंबे सफ़र से थक हार कर आई है। अरे आपा ध्यान से चलें। नगीन उसकी जल्दबाजी पर सर पीट कर रह गई। थल थल करते बारी भर का वजूद को संभालती वो हवेली के वसी और अरीज़ लान को
अबूर करते हुए एकदम दरमियान में ही रुक गई। किंजा के साथ खड़ी काली चादर में लिपटी वो मनमोहनी लड़की कोई खूबसूरत मुजस्समा मालूम हो रही थी। नगीन ने भी उस लड़की को सताइशी नज़रों से देखा। हाय रे पागल लड़की, ये किसको उठा लाई? अगर लाना भी था तो किसी गई गुजरी को लाती जिसका रंग रूप कम अज़ कम इससे मांद होता। खुर्शीदा ने दिल ही दिल में किंजा को कोसा। माँ जल्दी आओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी माँ को वहीं साकत देखकर वो लाड़ से इठलाई। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, अभी आती हूँ। खुर्शीदा बी के कदमों में एक बार फिर तेजी आ गई। मुट्ठी में लीमू मिर्ची लिए वही हाथ 7 बार किंजा के सर से घुमाया। सदके के बकरे पर उसका हाथ लगवा कर नौकरों को ले जाने दिया। नजीब और अरहाम ने मिलकर दोनों का सामान अंदर किया और अरहाम खुद भी हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। इस सारे ड्रामे से इसे कोई लगाव न था। नगीन खुश थी, आखिरकार घर की बच्ची इतने वक्त बाद घर वापस आई। लेकिन आज उनकी आंखें सिर्फ उस लड़की का तवाफ कर रही थी जो चादर में सुकड़ी सिमटी शायद सबकी नज़रों से छुपने की कोशिश कर रही थी। इसमें कुछ तो खास था, न जाने क्यों पहली नज़र में ही वो उसे अपनी अपनी सी लग रही थी। आ जाओ अंदर। सारे शौक पूरे करने के बाद आखिरकार उन्हें अंदर आने की इजाज़त मिली। ममानी, मैंने आपके खानों को बहुत याद किया। किंजा नगीन की तरफ बढ़ी। इसीलिए तो आज सारे खाने मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। ओ थैंक्स मामी। अस्सलाम वालेकुम। माही ने हिचकिचाते हुए दोनों को धीमे लहजे में सलाम किया, जिसका जवाब खुर्शीदा ने उसे एक बार फिर सरतपा घूर कर दिया, जबकि नगीन ने बाकायदा आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा। जीती रहो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? माही। आज से हम सब इसे माही बुलाएंगे। माही के बजाय नगीन के सवाल का जवाब किंजा ने दिया, जबकि खुर्शीदा इस नाम पर कट कर रह गई। सूरत क्या कम थी जो नाम भी आशिकों वाला रख लिया। मामी, ये है मेरी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड माही, जिसे मैं अपने साथ लाई हूँ अपनी मंगनी और शादी में शरीक होने के लिए। ओह अच्छा। नगीन ने इस बात में सर हिलाया। आओ बेटा अंदर चलते हैं, सफ़र से थक गए होगे तुम दोनों। फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। इनका पुरखुलूस अंदाज माही को बहुत भाया। लहजे में मोहब्बत और आंखों से ये पुरखुलूस जज्बे छलक रहे थे, जबकि उसके बरक्स खुर्शीदा की नज़रें मुसलसल इसके चेहरे के जायज़ा ले रही थीं। इन सब से कुछ दूरी के फासले पर फरकान शाह की जान पर बनी थी। वो चादर में छुपी उस लड़की के चेहरे को देखना चाहते थे, मगर पहले तो इन औरतों के हजूम ने उसे कवर कर रखा था। फिर जब वो सभी अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी तो मोहतरमा ने एक तो माथे से चादर को काफ़ी आगे तक सरका रखा था और दूसरा सर इस हद तक झुका रखा था जैसे ज़मीन से उसकी कोई ख़ास गुफ्तगू चल रही हो। फरकान शाह ने जब्त से मुट्ठियाँ भींची। अब वो कोई उतावलापन भी नहीं दिखा सकता था और न ही इस मोहतरमा को अपना दीदार करवाने का बोल सकता था। नगीन उन दोनों को लेकर आगे बढ़ गई। वो भी माथे पर हज़ारों बल्लियाँ मायूस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिमाग ने सारी खुशफहमियों को उसका वहम ही गिरदान कर दिया। वो यहाँ कैसे आ सकती है? हम भी ना जाने क्यों इस चीज़ की तवक्का कर रहे हैं। इस तरह की चादर क्या कोई और नहीं पहन सकता? वो सर झटक कर लंबे लंबे ढक भरता वापस अपने कमरे में चला गया। किंजा आ गई। अब हमारी और उसकी मंगनी भी हफ्ता भर में करती जाएगी। लेकिन फरकान शाह को बाबा साईं के इरादे कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रहे थे। जैसे ही वो वहाँ से गया, पिलर के पीछे छुपे अरहाम ने सर निकाल कर चारों तरफ का जायज़ा लिया। हर तरफ मैदान खाली देखकर सुख का सांस लिया। जब फरकान शाह आंधी तूफान की तरह दौड़ा आ रहा था, इस वक्त अरहाम की नज़र उस पर पड़ी और वो तभी इस पिलर से छिपकली की तरह चिपक कर अपनी भाई की एक एक हरकत पर नज़र रख रहा था। जी, मेरे भाई को इस किंजा पर कब से इतना प्यार आने लगा कि वो इसके आने की खुशी में शालीमार एक्सप्रेस बन गया और फिर आगे बढ़कर मिले भी नहीं। लेकिन अगर ये तेज़ी किंजा के आने की वजह से आई थी तो फिर इनके चेहरे पर उदासी क्यों उतर आई? अरहाम दी जासूस, आज तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत आन पड़ी है। इस बेवक्त बेचैनी का तो पता लगाना पड़ेगा। गाल पर उंगली रख पुरसोच अंदाज में वो खुद से ही हम कलाम था। लेकिन इसके लिए मुझे एक अदद मुझसे थोड़ा कम होनहार असिस्टेंट की ज़रूरत है। किंजा तुम मेरे साथ चलो। नगीन तुम इस लड़की को अब गेस्ट रूम दिखा दो। खुर्शीदा ने किंजा का बाजू पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। नहीं माँ, वो मेरी दोस्त है, कोई मेहमान नहीं जो योगी अरब की तरह गेस्ट रूम में रहेगी। नगीन मामी, आप माही का सामान मेरे कमरे में रखवा दें, हम दोनों एक साथ रहेंगे। किंजा की बात पर नगीन खुश हो गई। वो खुद भी इस लड़के को गेस्ट रूम में रखने का
नहीं बोलना चाहती थी, मगर आपा की बात टालना भी बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। अरे नगीन, तुम भी किसकी बात सुन रही हो? ये तो कम अकल है। मैं बस इसीलिए बोल रही थी कि इतने दिनों बाद हमारी बेटी घर आई है, अकेली अपने कमरे में रहेगी तो सुकून से सारी छुट्टियों के दिन गुजार पाएगी। हाँ आपा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपा किंजा भी ठीक बोल रही है। हम इस बच्ची को अकेले गेस्ट रूम में रुकने का कैसे बोल सकते हैं? मैं एक काम करती हूँ आपा, किंजा के बराबर में जो कमरा खाली पड़ा है वो हम माही के लिए सेट करवा देते हैं। अपनी राय सामने रखकर उसने खुर्शीदा की तरफ देखा, ताकि वो भी उसके फैसले के बारे में कोई मस्बत या मनफी जवाब या राय दे सके। जैसा तुम्हें ठीक लगे नगीन, मेहमान है हमारे, कुछ दिनों की खातिरदारी हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक मसनूई मुस्कुराहट दोनों की तरफ उछाल कर वो दोबारा किंजा को तकरीबन घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। आओ बेटा, जब तक तुम्हारा कमरा सेट होता है तब तक तुम मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नगीन को वो लड़की बहुत दिलचस्प लगी। वो इससे बात करना चाहती थी, मगर उस लड़की ने तो शायद चुप का रोज़ा रखा था। महक शबीर खान हमारा पूरा नाम है। अच्छा, महक बहुत प्यारा नाम है बेटा। नगीन को इसके बोलने का अंदाज़ हैरान कर गया। एक पल के लिए उसे फरकान याद आया, वो भी बिल्कुल इसकी तरह बात करता था। माही नाम किसने रखा? एक और सवाल तैयार था। माँ प्यार से माहू बुलाती थी और बाकी सब माही। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता सभी माही बुलाने लग गए और हमें भी माही सुनने की आदत पड़ गई। ये लो, मेरा कमरा आ गया, तुम यहाँ फ्रेश हो जाओ। जब तक तुम फ्रेश होगी तब तक तुम्हारा रूम सेट हो जाएगा। इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा आंटी? वो हैरान हुई तो सवाल किए बगैर न रह सकी। फिर कुछ याद आने पर सर झुका गई। हम अचानक आ गए, इसी वजह से आप सबको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अरे नहीं बेटा, बल्कि हमें तो अच्छा लगा आपका आना। और इसमें भला मुश्किल कैसी? बेटा, इस घर में इतने फैमिली मेम्बर्स नहीं जितने नौकर हैं। सब एक एक काम करेंगे तो आधे घंटे से भी कम वक्त में तुम्हारा रूम सेट हो जाएगा। मैं शब्बों से कहकर तुम्हारा सामान भिजवाती हूँ। वो अजलत में रूम से निकल गई ताकि माही के लिए कमरा तैयार करवा सकें। गहरी सांस भरकर वो अपना सामान आने का इंतज़ार करने लगी। ये लें बीबी जी आपका सामान। अब इसमें जो चाहिए इसे जल्दी से निकालें ताकि मैं आपका सामान दोबारा उठाऊं और आपके कमरे में रख दूं। बड़े बैग से जो जूझती शब्बों बिना उसकी तरफ देखे अपनी ही आंखें जा रही थी। सेहतमंद होने के बाद उसकी सांस फूल गई थी। ठीक है, आप रख दें, हम निकाल लेते हैं। माही को इसकी हालत देख कर हंसी आई, मगर फिल वक्त उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। लेकिन उसकी मधुर आवाज़ पर शब्बों ने मुड़कर देखा और बस वहीं साकत हो गई। हाय रब्बा, चीनी गुड्डी है सोनी। बीबी जी, मैं आपका सामान देख लूँ? बैग खोलती माही के करीब वो धप से बैठ गई। मगर क्यों? वो हैरान हुई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं देखूंगी शहर की लड़कियां क्या क्या पहनती हैं और लगाती हैं, वो जो इतनी सूखी और गोरी होती हैं। उसने माही के नाजुक सरापे पर चोट की। शब्बों की सादगी पर वो दोबारा मुस्कुराए बगैर न रह सकी। हाँ, देख सकती हो। एक सूट मुंतखब करके वो खुद फ्रेश होने चल दी। पीछे से शब्बू एक एक चीज़ को छानने का काम दिलजमी से सरंजाम देने वहीं ज़मीन पर बैठ गई। सारा बैग छान मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिससे रंग गोरा होने के कोई आसार नजर आए। माही नहाकर बाहर आई, तेज़ी से हाथ चलाकर बालों को खुश्क किया, फुर्ती से इसे एक उलझे जूड़े की शक्ल दी और दोबारा से उसी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। कमर से नीचे तक आते सुनहरे बालों को देखकर शब्बू और ज़्यादा हैरान हो गई। लगता है बीबी जी सारे काम की चीज़ें अपने घर छोड़ कर आई हैं। कुछ न मिलने पर वो यही अखज़ कर पाई। चलें बीबी जी, आपका कमरा तैयार हो गया होगा। वो मायूस सी मुँह बसोर कर गोया हुई, जबकि हसरत भरी निगाहें अभी भी उसके नाजुक से सरापे को सराह रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? शब्बू को अपने कमरे में देख वो गुर्राए। माही का नन्हा सा दिल सहम गया। अस्सलाम वालेकुम बड़े साईं, वो ये छोटी बीबी जी की दोस्त शहर से आई हैं, इनके लिए कमरा तैयार हो रहा था तो मालकिन ने बोला जब तक कमरा तैयार हो जाए ये जहाँ ठहर जाएं। कमरा तैयार हो गया है, हम बस जा ही रहे थे। बिना सांस लिए उसने सारी सिचुएशन में शाह के गोशे गुजार कर दी। इस बात में सर हिलाकर जैसे ही नज़र माही के चेहरे पर पड़ी, सर पर हैरत और सदमे के पहाड़ टूट पड़े। ज़मीन पाँव तले खिसकती महसूस हुई। पूरा वजूद कँपाने लगा। टांगों ने उनके वजूद का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। हवा में शायद ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जो इस वक्त उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। चारों इतराफ के दरो दीवार ने हंसना शुरू कर दिया। चलें बीबी जी, शब्बू इसे लिए जा चुकी थी, मगर वो अभी भी यहीं साकत खड़े थे। क्या ये वो ही थी? नहीं, ये वो कैसे हो सकती है? वो तो फिर ये कौन है जो हू बहू उस जैसी नज़र आती है? इसकी कोई हमशक्ल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मुशाबहत। इस तरह की कैफियत में वो दीवार का सहारा लिए बमुश्किल खड़े थे। अचानक कमरे के बीचों बीच एक हेवला नमोदार हुआ। दूसरे ही पल वो कमरा
भी एक खंडर का रूप ले चुका था। इंसाफ होगा मीशा, फिर भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हारे हर जुल्म सितम और ज्यादती का तुमसे गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा, और वह हिसाब तुमसे कुदरत लेगी। वो हयोला चीख रहा था और मीशा का दिल किसी अंधेरी खाई में डूबता जा रहा था।